सुप्रभात बच्चों। मैं चंदन कुमार सिंह, सहायक शिक्षक वकतपुर उच्च विद्यालय गिरिडीह, पुनः एक बार इतिहास विषय के अध्याय 1 जिसका शीर्षक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के ऊपर आगे की कड़ी पर चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने आपको दूसरी वीडियो में कुछ प्रश्न होमवर्क के लिए दिए थे, आपने किया होगा। मैं पुनः उसका उत्तर दे रहा हूं, आप अपने कॉपी से मिलान करेंगे। पहला प्रश्न मेरा था, वियना की संधि कब हुई और इसके क्या उद्देश्य थे? तो इसका उत्तर है, वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई और इसके उद्देश्य थे कि नेपोलियाई युद्धों के दौरान जो यूरोप में परिवर्तन किए गए थे उसे समाप्त करना। मेरा दूसरा प्रश्न था, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम पर टिप्पणी लिखें। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान पर 15वीं सदी से ही ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था। वहां के लोगों में भी राष्ट्रवाद की भावनाएं पनपी और 1821 ईस्वी से स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन वहां के लोगों ने शुरू कर दिया। यूनान और उससे अन्य देश भी उसका समर्थन किए और अंततः 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। तीसरा प्रश्न था, यंग इटली और यंग यूरोप क्या था? तो यंग इटली और यंग यूरोप इटली के एक क्रांतिकारी जुसेप्पे मैत्सिनी ने स्थापित किया था, जो एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। मेरा चौथा प्रश्न था, ड्यूक मैटरनिख कौन था? तो इसका उत्तर है, ड्यूक मैटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, मूल अध्याय पर जाते हैं। आज का जो शुरुआत है वो जर्मनी का एकीकरण से है, यानी यूरोप में जब सारे देशों में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार हो रहा है, विभिन्न स्थानों पर विभिन्न राज्यों में तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं, वैसी स्थिति में जर्मनी, इटली, ब्रिटेन का एकीकरण हुआ। इस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। जर्मनी यूरोप का एक देश। आपको याद होगा बच्चों, क्लास 9 में हमने हिटलर के बारे में बताया था। हिटलर जर्मनी का एक तानाशाह था। उसी जर्मनी के बारे में हम लोग देखेंगे कि उस समय जर्मनी की क्या स्थिति थी और फिर उसका किस प्रकार से एकीकरण हुआ। तो जर्मनी उस समय सिर्फ एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र था, यानी कई छोटे छोटे राज्यों में वो बटा हुआ था और आपस में किन्हीं में संबंध ठीक नहीं था। तो फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन के युद्धों ने फ्रांस में और यूरोप में ऐसी परिस्थिति पैदा की कि जर्मनी के लोगों में भी राष्ट्रवाद की भावना पनपी। वहां पर मध्य वर्ग का उदय हुआ, यानी जो पूंजीपति वर्ग हैं, किसान, शिक्षक, व्यापारी, व्यवसायी, वकील, इन सभी वर्गों ने अपनी राष्ट्रीयता को जागृत किया और 1848 ईस्वी, आपको याद होगा मैंने पिछले क्लास में कहा था कि उसमें फ्रांस में क्रांति हुई थी, जिसका असर पूरे यूरोप महादेश पर पड़ा था। क्योंकि ड्यूक मैटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। फ्रांस की घटनाओं का असर यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा था। तो 1848 ईस्वी में जर्मनी में कुछ राष्ट्रवादियों ने जर्मनी के एकीकरण का प्रयास किया
उनका मन था कि जर्मनी के विभिन्न राज्य जो बिखरे हुए हैं उनको एकीकृत किया जाए, एक किया जाए और एक जर्मन संघ की स्थापना की जाए। लेकिन उनका जो ये सपना था, जो उद्देश्य था, उसको वहां की राजशाही ने, वहां की सेना ने सफल नहीं होने दिया। यहां तक कि भूस्वामियों ने भी उनके इस उद्देश्य को सफल होने से रोकने का प्रयास किया और वे एक राष्ट्र राज्य बनाने में जर्मनी को असफल रहे। इसके बाद जर्मनी का एक क्षेत्र, एक राज्य जिसका नाम प्रेसा है, प्रेसा, ऐसे प्रेसा, प्रेसा को एकीकरण का भार सौंपा गया। यानी प्रेसा के राजा उस समय कौन थे? विलियम प्रथम। प्रेसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी के एकीकरण का भार सौंपा गया और उन्होंने इस कार्य का नेतृत्व किया। विलियम प्रथम ने अपने मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क को इस एकीकरण आंदोलन का भार सौंपा। बच्चों, यहां बिस्मार्क के बारे में थोड़ी चर्चा हम करेंगे। बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। उसे मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा जाता था। बिस्मार्क जनतंत्र विरोधी था, यानी वह नहीं चाहता था कि जनता का शासन स्थापित हो। उसे राजतंत्र में विश्वास था और राजतंत्री नहीं, वैसे शासक उसे पसंद थे जो निरंकुश हों, यानी जिनकी सत्ता के ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश न हो। वैसे सरकार की सत्ता को स्थापित करना चाहते थे बिस्मार्क। बिस्मार्क संसद का, संविधान का विरोधी थे। वे नहीं चाहते थे कि देश का शासन संविधान के जरिए शासित हो, एक संसद के द्वारा शासन हो। वे इसके विरोधी थे। वे प्रसाद के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण करना चाहते थे और जर्मनी का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बनाना चाहते थे, यानी यूरोप का सबसे प्रमुख शक्ति का केंद्र, शक्ति का देश वह जर्मनी को बनाना चाहता था। लेकिन उसके इस कार्य में एक बाधा था। कौन? ऑस्ट्रिया। जर्मनी के एकीकरण में जो बाधक देश था वो था ऑस्ट्रिया। लेकिन बिस्मार्क ने काफी चतुरता से यहां पर अपना एक कार्य किया। उसने प्रसाद की सेना और नौकरशाही की साथ ली, यानी प्रसाद के जो नौकरशाह थे, जो अधिकारी वर्ग के लोग थे, उन लोगों का और वहां की फौज, सेना का उन्होंने साथ लिया और 7 वर्षों तक इसने लगातार युद्ध किए, संघर्ष किए। अंततः बिस्मार्क को सफलता मिली। इसने 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस ये 3 शक्तिशाली और महत्वपूर्ण राज्यों को इन्होंने परास्त किया। अंततः इन्हें सफलता मिली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। लेकिन इस एकीकरण में कुछ और प्रमुख तत्व थे जिनका सहयोग या जो इसकी पृष्ठभूमि बनी। जैसे पूंजीपति वर्ग ने एकीकरण का समर्थन किया, क्योंकि वे चाहते थे कि आर्थिक विकास और व्यापार के लिए देश का अपना शासन होना बहुत जरूरी है। तभी देश का विकास होगा, व्यापार व्यवसाय निर्बाधित रूप से चलेंगे। यह उनका सोच था। रेल लाइनों की भूमिका बहुत बड़ी चीज है। किसी भी देश की प्रगति में रेल लाइन का बहुत बड़ा योगदान होता है। व्यापार व्यवसाय का जो प्रचार प्रसार है, आवागमन है, संस्कृति का आना जाना,
लोगों का आवागमन, ये सभी के माध्यम होते हैं रेल। इसलिए रेल की बहुत बड़ी भूमिका है आर्थिक विकास या किसी भी देश के विकास में। जर्मनी के एकीकरण में वहां के लेखकों, साहित्यकारों की भी अहम भूमिका थी। हमने दूसरे वीडियो क्लास में चर्चा किया था एक जर्मन दार्शनिक का योहान गॉटफ्रीड, जिसने लोक संगीत और लोक साहित्य के माध्यम से वहां की जनता को राष्ट्रवाद का उदय कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोक संगीत, लोकगीत, लोक साहित्य के माध्यम से योहान गॉटफ्रीड ने जर्मनी की जनता को एकजुट करने का प्रयास किया था। फिर जनवरी 1871 जब एकीकरण का परिणाम हुआ कि वर्साय में एक समारोह में प्रेसा के राजा, जहां का भी चर्चा हुआ था कि उसने नेतृत्व संभाला, वहां का मंत्री बिस्मार्क था, तो उसी प्रेसा के राजा विलियम प्रथम ने एकीकृत जर्मनी के राजा होने का भाग लिया, यानी उससे विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मनी का सम्राट बनाया गया। ठीक है। और जब नया जर्मनी बना तो उसमें नए राज्य जो बने उसमें मुद्रा, बैंकिंग, व्यापार, व्यवसाय, कानून और न्याय व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि एकीकृत जर्मनी में जो कानून और प्रशासनिक व्यवस्थाएं कायम की गई वह प्रेसा के मॉडल पर आधारित था। दूसरे शब्दों में जर्मनी में जो भी नए व्यवस्था कायम किए गए वह प्रेसा में जो प्रचलित कानून व्यवस्था थे उसका मॉडल को अपनाया गया है और उसी मॉडल पर पूरे जर्मनी का कानून व्यवस्था को स्थापित किया गया। अब हम लोग देखेंगे इटली का एकीकरण। इटली का इसी तरह से किस प्रकार एकीकरण हुआ। तो जिस प्रकार की स्थिति जर्मनी की थी उसी प्रकार की स्थिति इटली की थी। यह भी अनेक राज्यों में बिखरा हुआ था। इटली 19वीं सदी के मध्य में 7 राज्यों में बटा हुआ था, यानी 1840-50 ईस्वी तक अगर देखा जाए तो यह 7 राज्यों में बटा हुआ था। और इस पूरे बिखरे हुए इटली पर 4 प्रकार के शासक शासन कर रहे थे। एक, मैं अगर इसे इटली मानूं तो इसमें देखा जाएगा ये उत्तरी भाग होगा, ये दक्षिणी भाग होगा, ये पूर्वी भाग होगा, ये पश्चिमी भाग होगा। इसके उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया का शासन था। ऑस्ट्रिया का शासन। दक्षिणी भाग में स्पेन का शासन था। मध्य भाग में पोप का शासन था और शेष भाग में सार्डिनिया पिडमोंट का शासन था। सार्डिनिया पिडमोंट का शासन था। मैं पुनः से दोहरा रहा हूं। इटली, संपूर्ण इटली पर उत्तरी भाग में ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग साम्राज्य का शासन था। मध्य भाग में पोप का शासन था। दक्षिणी भाग में स्पेन का शासन था, जहां पर बोर्बो राजवंश के शासक शासन कर रहे थे। एकमात्र सार्डिनिया पिडमोंट का क्षेत्र ऐसा था जिस पर इटालवी राजघराने का शासन था। इसे इस प्रकार से भी कहा जाए कि एकमात्र सार्डिनिया पिडमोंट ही ऐसा राज्य था जिसमें इटली के लोग रह रहे थे और उसका शासक भी इटली का ही राजा था। ये स्थिति थी इटली की। तो इटली के एकीकरण का भी प्रयास किया गया। वहां के लोगों में भी ये भावनाएं उत्पन्न हुई
कि हमें भी राष्ट्रवाद का विकास हो, हम भी एकजुट हों, हमें भी एकीकृत होने का अवसर मिले। और इस प्रयास में सबसे पहले 1830 के दशक में, 1830 के दशक यानी 30 से 40 के बीच में जूसेप्पे मैत्सिनी ने प्रयास किया। पिछले वीडियो क्लास में हमने बताया था कि जूसेप्पे मैत्सिनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। उसने यंग इटली और यंग यूरोप नाम का गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया था। वह कार्बोनरी संगठन का एक सदस्य था। उसने यंग इटली नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया। फिर 1831 में विद्रोह हुआ, 1848 में विद्रोह हुआ, लेकिन वह अपने इस मुकाम में कामयाब नहीं हुआ, यानी एकीकरण के कार्य में सफलता नहीं मिली। तब इस परिस्थिति में एकमात्र जहां सार्डिनिया पिडमोंट में ही इटालवी घराने का शासन है, तो इसे ही इटली के एकीकरण का भार सौंपा गया। फिर वही बात हुई, जैसे जर्मनी में प्रसा के राजा को उसका भार मिला, वैसे ही यहाँ पर सार्डिनिया पिडमोंट के शासक को इसका भार सौंपा गया। इसने भी अपने प्रमुख मंत्री काबुल को यह नेतृत्व दिया, जैसे वहां पर बिस्मार्क को, वैसे ही यहाँ पर काबुल को उसने इटली के एकीकरण का नेतृत्व दिया। और काबुल एक ऐसा व्यक्तित्व था जो जनतंत्र में विश्वास नहीं करता था, यह नहीं चाहता था कि जनता का शासन हो। काबुल के नेतृत्व में जब इटली के एकीकरण का आंदोलन छिड़ा गया, तो इसने सबसे पहले कूटनीति अपनाई। काबुल बहुत अच्छा फ्रेंच भाषा बोलता था, और इसको लाभ यह हुआ कि इसने फ्रांस के साथ कूटनीतिक संधि की, और 1859 में इसने ऑस्ट्रिया को हराया। जैसी स्थिति जर्मनी की थी कि वहां पर भी ऑस्ट्रिया सबसे मजबूत हो रहा था, वैसी स्थिति यहां भी थी। ऑस्ट्रिया को हराया। इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का फिर से नाम आ रहा है, जूसेप्पे गैरिबाल्डी। जूसेप्पे गैरिबाल्डी उसको सेना का नेतृत्व दिया, और उसने जाकर 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित किया, यानी ये क्षेत्र पर विजय हासिल हो गई। 1860, एक साल के बाद 1860 में दक्षिण इटली यानी ये वाला स्पेन वाला, वहां पर जाकर स्पेन के जो शासक थे यानी बुर्बोन राजवंश के जो शासक थे उसे पराजित किया, और इस क्षेत्र पर भी अधिकार कायम हो गया। यहां पर जो सेना गई थी उसे वहां के किसानों का बहुत बड़ा समर्थन मिला। दक्षिण इटली के जो किसान थे वे उनका काफी समर्थन किए। हालांकि उन्हें ये नहीं पता था कि इटली क्या है। वे जानते थे इटालिया जो है वो विक्टर इमैनुअल, जो सार्डिनिया पिडमोंट के राजा हैं, उनकी महारानी का नाम है। और सफलता मिली। सार्डिनिया पिडमोंट ने इन क्षेत्रों पर कब्जा किया और एकीकरण का काम पूरा हुआ। इस पोप के शासन का अंत आगे जाकर 1870 में हुआ। इसके पूर्व ही 1861 में इटली के एकीकरण का कार्य लगभग पूरा हुआ, और वहां पर भी सार्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर इमैनुअल को एकीकृत इटली का सम्राट घोषित किया गया। इस प्रकार से इटली का एकीकरण का अध्याय पूरा हुआ। ये दो देशों के बारे में हमने देखा, जर्मनी और इटली। अब हम लोग देखेंगे ब्रिटेन की का एकीकरण का। ब्रिटेन की क्या कहानी थी? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड
लंदन। एक अजीब सी वहां की दास्तान थी। जैसे हम लोगों ने अभी तक देखा, फ्रांस हो, जर्मनी हो या इटली हो, सभी के जगह का एकीकरण होने में या राजा विरोधी आंदोलन चलाने में हिंसा का सहारा, क्रांति का सहारा, विद्रोह का सहारा आदि लिया जाता था। लेकिन ब्रिटेन की एक अलग ही तरह की कहानी थी। यहाँ का जो एकीकरण हुआ, यहाँ का जो निर्माण हुआ ब्रिटेन का, इसमें कोई क्रांति नहीं हुई थी, कोई विद्रोह नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई, बल्कि इस राष्ट्र राज्य का जो निर्माण हुआ वो एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम थी। यानी काफी लंबे समय तक जो चलता रहा आंदोलन की गतिविधि, उसी का परिणाम हुआ कि ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य के रूप में उभरा। यहाँ पर तत्कालीन ब्रिटेन की क्या परिस्थिति थी, उस पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि उस समय ब्रिटेन जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। सबों की अपनी पहचान थी, अपनी संस्कृति थी। यानी हम कहें तो सभी नृजातीय, एक वर्ड है नृजातीय, सबों की अपनी एक नृजातीय पहचान थी। इसका तात्पर्य है कि जब कोई समुदाय अगर अपनी नस्ल के आधार पर, अपनी भाषा के आधार पर, अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर अगर अपनी पहचान मानता है, अपने उद्गम के आधार पर, तब ऐसी स्थिति नृजातीय की होती है। हम अपने झारखंड राज्य का बात करें तो यहाँ के देखेंगे कि संथाल के जो लोग हैं वे मानते हैं कि जो प्रोटोस्टाइट प्रजाति के लोग हैं, हम लोग जंगल में रहने वाले हैं, हम लोग की संस्कृति ऐसी है, हम लोग की लिपि है, हम लोग का चित्रकला ऐसा है, तो वे उस आधार पर अपने नस्ल की पहचान करते हैं। तो इस प्रकार से जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपने आचार व्यवहार के आधार पर जो अपनी पहचान कायम करता है, उसे नृजातीय कहते हैं। तो उस समय इंग्लैंड में वेल्स के लोग मानते थे कि हम वेल्स वासी हैं, इंग्लैंड वाले, स्कॉटलैंड वाले कहते थे हम स्कॉटिश हैं। यानी इस प्रकार की भावना लोगों में थी। लेकिन वहां पर भी औद्योगिक क्रांति हुई। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई। जब औद्योगिक क्रांति हुई तो लोगों के यश, सम्मान, धन दौलत में वृद्धि हुई। और जब उनके धन और सम्मान में वृद्धि हुई, धन दौलत की वृद्धि हुई, तो ऐसे समय में वे अन्य राष्ट्रों पर भी अपना प्रभुत्व बढ़ाना शुरू कर दिया। और छोटे छोटी आंदोलनों के बाद वे जो है आंग्ल सांसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली। यानी ब्रिटेन की संसद ने 1688 में राजा का शासन छीन लिया और एक केंद्रीय शक्ति का निर्माण, संसदीय शक्ति का निर्माण करने का प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया। और इसी संसद के माध्यम से ब्रिटेन में एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हुई, जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का जन्म हुआ। ये थी ब्रिटेन की कहानी। अब हम लोग अगला जो देखेंगे, अगला बिंदु हमारा है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। इसके अंतर्गत मारियान और जर्मेनिया, ये क्या है? तो राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया में एक पहलू यह भी है, क्रांति, हिंसा, आंदोलन के अलावे एक दूसरा पहलू भी था जिसने फ्रांस या यूरोप के लोगों के राष्ट्रवाद के उदय में काफी मदद की। 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप महादेश में वहां के कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीयकरण करना शुरू कर दिया। यानी बच्चों, हम दूसरे शब्दों में कहें तो राष्ट्र को उन्होंने व्यक्ति का रूप, मानव का रूप देना शुरू कर दिया। यानी एक मानव की छवि को प्रस्तुत किया गया राष्ट्र के रूप में। यह व्यक्ति जो है वो ये राष्ट्र है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, इस प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया। और यह जो एक
इमेजिन किया गया एक चित्र का, एक मूर्ति का, वह नारी के रूप में, यानी नारी रूपक के रूप में, नारी भेष में। और वास्तव में वह जो नारी रूप था वह सच्चा जीवन में या रियल लाइफ में कोई भी महिला नहीं थी। तो यूरोप महादेश में वहां के कलाकारों ने नारी रूप को लेकर राष्ट्रवाद को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई। यहाँ पर एक शब्द आता है, नारी की छवि को राष्ट्र के रूपक के रूप में बताया गया। रूपक एक शब्द है, रूपक। यह परीक्षा में अक्सर आता है। रूपक से आप क्या समझते हैं? तो रूपक जो है एक ऐसा अमूर्त विचारधारा है, एक जब हम अपने अमूर्त विचार को, अमूर्त विचार मतलब जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति, इन सबों को दर्शाने के लिए या उसको व्यक्त करने के लिए जब किसी व्यक्ति या वस्तु का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसे रूपक कहा जाता है। हम इसका एक उदाहरण देते हैं। जैसे वस्तु सफेद कबूतर, देखते ही शांति का प्रतीक। न्याय की जो प्रतिमा है यानी कानून की देवी, आप देखे होंगे उसका काला पट्टी लगा हुआ होगा, हाथ में तराजू है। मतलब हम किसी को उसके पद के आधार पर, उसके आयु, उसके जाति, उसके सम्मान के आधार पर हम भेदभाव नहीं करते हैं और हमको समान रूप से उससे हम कानून का हक देते हैं, समानता प्रदान करते हैं। उसका ये मीनिंग है। उसी प्रकार से यूरोप में नारी की छवि को राष्ट्र का रूपक बनाया गया है। इसके उदाहरण में दो नाम आए हैं, दो देश के। एक फ्रांस, जहां पर का नारी रूपक मारियान, मारियान फ्रांस का नारी रूपक था, जिसे लोकप्रिय ईसाई नाम दिया गया था, यानी मारियान ईसाई नाम था। इसके चिन्ह स्वतंत्रता और गणतंत्र थे, जिससे लाल टोपी, तिरंगा, कलगी, ये सभी वस्तुओं के माध्यम से वहां की जनता को यह बताया जाता था कि ये सभी हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं। आप इसे देखें, इसके प्रति सम्मान बढ़ाएं और देश के प्रति एकजुट हों। इसकी प्रतिमाएं सभी चौक चौराहों पर लगाई गई, सिक्कों पर, डाक टिकटों पर इसकी छवि अंकित की गई। और इस प्रकार से फ्रांस में इस प्रतिमा के माध्यम से वहां के लोगों में विभिन्न प्रकार के संदेश का प्रचार प्रसार किया गया। हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों क्लास 9 में कि फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इन सबों का प्रचार प्रसार इस नारी रूपों के माध्यम से कलाकारों ने वहां की जनता के बीच करने का प्रयास किया। जर्मेनिया, अगला नाम है जर्मेनिया। एक तस्वीर यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको, ये तस्वीर जर्मेनिया की है। इसमें एक दो चीज गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर एक पत्ता का मुकुट है, एक तलवार है, ऐसे उठाई हुई है तलवार। तो जर्मेनिया नाम से कैसा है कि यह जर्मनी के राष्ट्र का नारी रूपक थी। जर्मेनिया जर्मनी राष्ट्र का नारी रूपक थी, यानी जैसे मारियान फ्रांस का, वैसे जर्मेनिया जर्मनी का। जर्मेनिया, अब इसकी जो प्रतिमा में, उसके चित्र में जो जो चीज दर्शाए गए हैं उसका क्या अर्थ है, यानी इन प्रतीकों का क्या अर्थ है, इसे हम थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि टूटी हुई बेड़ियां, जर्मेनिया की प्रतिमा में टूटी हुई बेड़ियां हैं, यानी टूटा हुआ चेन। तो टूटा हुआ चेन यानी एक वस्तु है चेन, वो किस चीज का प्रतीक है यहाँ कि अब आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए, हमें आजादी मिल गई, बेड़ियां टूट गई। पत्ती, बलूत पत्ती का मुकुट, बलूत पत्ती के बारे में कहा जाता है कि जर्मनी में यह वीरता को दिखाता है। बलूत का पत्ता, बलूत पत्तियों का मुकुट जर्मेनिया पहनी हुई है, जिसका अर्थ है वह काफी वीर है, बहादुर है। तलवार, हाथ में ऐसे तलवार लिए हुए यह तस्वीर है, इसका अर्थ है मुकाबले की तैयारी। तलवार एक वस्तु है यहाँ, लेकिन उसका अर्थ क्या है
कि वह दर्शा रहा है कि हम मुकाबले के लिए हर पल तैयार हैं। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, जैतून की डाली शांति का प्रतीक होता है। तो यह है कि हम मुकाबले के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप शांति चाहते हो तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम तलवार में भी जैतून की डाली को लेकर रखे हैं। उगते सूर्य की किरणें, उगता हुआ सूर्य यानी नए युग, नई आजादी का प्रतीक है, यानी नए प्रकार के युग, नए प्रकार का राष्ट्र का अब शुरुआत होने जा रहा है, उदय होने जा रहा है। अब हम लोग आगे देखेंगे बाल्कन प्रदेश। कैसे बाल्कन प्रदेश के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आई, वहां पर किसका शासन था, बाल्कन प्रदेश किसे कहा जाता था। कोई एक देश को बाल्कन प्रदेश नहीं कहा जाता था। तो हम लोग इस पर अब देखेंगे। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बाल्कन प्रदेश था। वैसे तो यूरोप के सभी देश अब जो हैं वो राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए हर जगह लोग तत्पर थे। अब हर जगह लोग चाहते थे कि राष्ट्र राज्य का उदय हो, हमारा देश स्वतंत्र हो, अब दूसरे देश के चंगुल से हम आजाद हों। इस प्रकार की भावनाएं यूरोप के प्राय सभी देशों में उमड़ पड़ी थी। ऐसे में बाल्कन क्षेत्र जो है 1871 के बाद, 1871 यानी जर्मनी का एकीकरण वगैरह हो गया था, उसके बाद वह तनाव का सबसे अधिक केंद्र था। बाल्कन प्रदेश की हम थोड़ा बात करें यहाँ, तो वहां पर काफी भौगोलिक भिन्नताएं थी, यानी जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर था, बनावट था, वो काफी डिफरेंट था। जातीय भिन्नता थी, यानी सभी क्षेत्रों में, सभी राज्यों में अलग अलग प्रकार के जाति रहते थे और सभी का आपस में कोई मेल नहीं था। बाल्कन प्रदेश 9 प्रदेशों को मिलाकर बना था, 9 क्षेत्रों, 9 राज्यों को मिलाकर बाल्कन प्रदेश कहलाता था, जिसका नाम है रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो। पुनः मैं ऐसे एक बात कह रहा हूं, बाल्कन प्रदेश इन सबों का एक सम्मिलित नाम है। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो, इन सबों को एक साथ बाल्कन प्रदेश कहा जाता था। जब आप यूरोप का मानचित्र देखेंगे तो इटली और जर्मनी से सटा हुआ जो भाग है बीच में, वह बाल्कन प्रदेश है। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। किसका नियंत्रण था बाल्कन प्रदेश पर? ऑटोमन साम्राज्य का। यहाँ के रहने वाले लोगों को स्लाव कहा जाता है। यहाँ के लोगों में भी ऑटोमन साम्राज्य के प्रति जो है विद्रोह की भावना जगी, उनमें राष्ट्रवाद आया और वे स्वतंत्र होने का सोचने लगे और अपने प्रयास में सफल रहे, वे स्वतंत्र होने लगे। लेकिन बाल्कन के जो ये सभी राज्य हैं आपस में काफी लड़ते झगड़ते रहते थे, काफी ईर्ष्यापूर्ण, सभी राजाओं में आपसी बनाव नहीं था। अधिक से अधिक क्षेत्र को हड़पने का उन लोगों में होड़ बना रखा था, प्रतिस्पर्धा थी और इस प्रतिस्पर्धा का लाभ वहां के जो शक्तिशाली देश थे, रूस, जर्मनी, उन ताकतों ने अपना प्रभुत्व इस क्षेत्रों में बढ़ाना चाहा और फिर कई युद्ध हुए, यानी रूस, जर्मनी, इन देशों ने आकर इन क्षेत्रों पर कब्जा करने के उद्देश्य से कई युद्ध भी किए। लेकिन उस समय की विश्व की परिस्थिति यह बनी कि ये सभी देश प्रथम विश्व युद्ध में संलग्न हो गए, यानी प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और इस प्रकार बाल्कन क्षेत्र के जो देश थे, जो राज्य थे, वे सभी स्वतंत्र हो गए। बच्चों, आज हमने देखा कि किस प्रकार जर्मनी का एकीकरण हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, ब्रिटेन कैसे एक राष्ट्र राज्य के रूप में
बना। मारियान, जर्मेनिया कौन थे, और बाल्कन प्रदेश के बारे में। तो आप अपने साथ कॉपी ऑफ पेन तैयार रखेंगे और उसमें नोट करते जाएंगे जो मैं आज होमवर्क देने जा रहा हूँ। मेरा सबसे पहला प्रश्न है, बिस्मार्क कौन था? अभी चर्चा हुआ, बिस्मार्क जर्मनी का एक क्रांतिकारी था जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई और जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व संभाला। प्रश्न 2, रूपक से आप क्या समझते हैं? रूपक यानी अपने अमूर्त विचारधारा को अभिव्यक्त करने के लिए, जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति, इन सभी प्रकार के विचारों को व्यक्त करने के लिए जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो वो रूपक कहलाता है। मारियान और जर्मेनिया कौन थे? तो फ्रांस और यूरोप के कलाकारों ने राष्ट्रवाद को उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिस क्रम में 2 देशों के नारी रूपकों का चर्चा किया गया था, एक मारियान और एक जर्मेनिया। मारियान फ्रांस देश का नारी रूपक था और जर्मेनिया जर्मनी देश का नारी रूपक था। इनको वहां के राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ाने में, वहां के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका करती थी। जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन करें। यानी जर्मनी में जो एकीकरण हुआ, किस प्रकार वहां के प्रसा के राजा को नेतृत्व का भार सौंपा गया विलियम प्रथम को। उसने अपने मंत्री बिस्मार्क को इसका नेतृत्व दिया और बिस्मार्क ने अपनी सूझबूझ से अपनी रक्त और लौह की नीति को अपनाकर किस प्रकार ऑस्ट्रिया को पराजित किया, डेनमार्क को पराजित किया। पराजित देशों से 7 वर्षों तक लगातार युद्ध के बाद किस प्रकार से जर्मनी को एकीकृत किया, बिखरे हुए जर्मनी को एक किया, इसे आप संक्षेप में देखेंगे। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? अभी चर्चा हुई कि 1871 ईस्वी के बाद बाल्कन प्रदेश यूरोप की तनाव का एक केंद्र था। यानी इसी क्षेत्र में सबसे अधिक तनाव उस समय उभरे थे। वहां की स्थिति क्या थी कि वहां पर भौगोलिक और जातीय भिन्नताएं थी। यानी बाल्कन प्रदेश जिन क्षेत्रों को मिलाकर कहा जाता था, उन सभी क्षेत्रों में आपसी एकता नहीं थी। सबों में आपसी प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे साम्राज्य को फैलाने का जो होड़ था वो मचा रहता था। और परिणाम यह हुआ कि बाल्कन प्रदेश जो ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था, यानी वहां पर जो ऑटोमन साम्राज्य का शासक वहां शासन कर रहा था, उससे मुक्ति पाने के लिए वहां के राज्यों में एक आंदोलन उभरा और राष्ट्रीयता की भावना जगी और उन्होंने अपने सभी देशों को स्वतंत्र किया। और यूरोप के कुछ प्रमुख महाशक्तियों ने, जैसे रूस हुआ, फ्रांस हुआ, इन देशों ने वहां पर इस स्थिति को देखकर कब्जा करने के प्रयास किए, वहां पर जाकर युद्ध किए। लेकिन तब तक परिस्थिति ये हुई कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। और जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया तो यूरोप के सभी देशों का ध्यान युद्ध की तरफ चला गया और वे सभी युद्ध के कार्य में संलग्न हो गए। और 1914 ईस्वी के आसपास में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? बाल्कन प्रदेश यह इतना इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से कि यह अक्सर मानचित्र में पूछा जाता है कि बाल्कन प्रदेश को दर्शाएं। मैंने पिछले वीडियो क्लास में आपको मानचित्र भी दिखाया था, जिसमें कुछ क्षेत्रों के बारे में बताए थे हमने। बाल्कन प्रदेश के बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब मानचित्र कार्य में हम लोग आएंगे। तो ये आज का होमवर्क हुआ, इसे आप करेंगे।
इस प्रकार अध्याय 1 समाप्त हुआ। प्यारे बच्चों, यह वर्ष आपकी मैट्रिक परीक्षा का वर्ष है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। जीवन निर्माण या कहें तो एकेडमिक्स की शुरुआत या पहली सीढ़ी मैट्रिक परीक्षा होता है क्लास 10 का। आप ईमानदारी पूर्वक घर पर रहकर इसका तैयारी करेंगे। सेल्फ स्टडी और राइटिंग पर विशेष जोर देंगे, यानी खुद से पढ़ना और उससे अधिक प्रश्न और उत्तर लिखने का अभ्यास करना, ये अवश्य करेंगे। और आप फिजूल में अनावश्यक रूप से अपने समय को व्यतीत नहीं करेंगे। कोविड-19 लॉकडाउन की ऐसी परिस्थिति में आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सरकार के दिए हुए निर्देशों का पालन करें और आप मेहनत करें। पुनः अगले अध्याय को लेकर हम आगे के वीडियो क्लास में आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।